साहब हमें नौकरी दो, हम इतने जवान आदमी हैं और बगैर फैक्ट्री हम बगैर घर में पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे हम बगैर रोजगार के हैं, हमें कोई काम नहीं है। नौजवान ऐसे घूम रहे हैं, कुछ न काम करते न काज करते। हमें बहुत सी समस्या है जो हमें पूरी नहीं हो रही। ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही पड़े काम नहीं, कुछ रोजी रोजगार चाहिए हमें। हमारे बच्चों के लिए आगे की शिक्षा चाहिए, कुछ होना चाहिए, मदद करनी चाहिए। पानी का बहुत दिक्कत नहीं, लेट बिजली गर्मी का ऐसे मर रहे हैं, सब परेशानी ऐसे हो रही है। पानी की दिक्कत है साहब, यहाँ हर चीज की दिक्कत है, बहुत परेशान हो रहे गरीब आदमी दुखी वासी है, क्या करके खा क्या नहीं। हमें काम दिया जाए, वो रोजगार दिया जाए जो हमारा काम चलेगा, जो हमारे बच्चे पले, ना पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ नहीं हो रहा है यार। बिजली पानी का सब दिक्कत हो रही है, हर चीज की दिक्कत पड़ रही है, पानी बिजली हर चीज की दिक्कत पड़ रही है। बेरोजगार बच्चे है ना छोटे छोटे, उनके लिए लाइट की बहुत समस्या है सर, लाइट की बहुत समस्या है। जनरेटर और मेरा नाम निर्मल गौराना है और मैं वर्किंग पीपल चार्टर का एक साथी हूँ। चार्टर उन तमाम जन संगठनों के साथ काम कर रहा है जो मजदूरों के लिए जन वकालत करते हैं, मजदूरों में चेतना पैदा करते हैं। इस प्रकार हजारों जन संगठन हैं, यूनियन है जो कि वर्किंग पीपल चार्टर के साथ जुड़े हुए हैं। आज वर्किंग पीपल चार्टर ने महसूस किया है कि कोविड-19 के दौरान मजदूरों को जो सबसे प्रमुख समस्या आ रही है, वो समस्या है उनकी भोजन की, समस्या है उनकी यात्रा की, ट्रांसपोर्टेशन की, और समस्या है उनके रोजगार की। आज कोविड-19 के दौरान मजदूरों को जो भोजन की समस्या आई, उसमें तमाम साथियों ने मिलकर, जन संगठनों ने मिलकर इन मजदूरों तक बना हुआ भोजन और ड्राई राशन, सूखा राशन इनकी बस्तियों में, इनके गांवों में और चलते हुए मजदूरों तक पहुंचाया है। Currently, strictly speaking, 93% of workers are informal. But if you take out 10% of them who are slightly better self-employed professionals and so on and so forth, then also roughly about 85% of workers, I would say, were exposed to the impact of the lockdown. The workers impacted most have been the informal workers. The enterprises affected most have been the informal sector enterprises. And among them, among the workers, the most impacted have been the migrant workers. The last 15 years or so, I've been very intensively involved with issues relating to the informal economy, including labor, migration, employment, social security, all of which happen to be at the very core of the impacted sectors and impacted issues as far as COVID-19 is concerned. अनिस मध्ये काम करतो ना, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। हाँ हाँ, अच्छा, उनके साथ दाभोलकर जी के साथ भी रहे। हाँ, अच्छा। तो फिर मैं उनको बोलता ना, मैं हम तुम्हारे पहले से हम ये काम करते, अभी नहीं। बराबर है। इतना कुछ लिखे था ना हमने, हम ग्रुप में करते थे ना, एक अंक बनाने को हमको 1 महीना लगता था। क्योंकि मालूम है क्या, चार पेज थे, लेकिन क्या आना चाहिए अपना 4 पेज में, उसका कीमत क्या था, 25 पैसा। या भागामध्ये 2 मोठे अंगण होते। अच्छा। एक
सर्व श्रमिक संघटना आणि दुसरी की पुन्हा वर्कर्स फेडरेशन 10,000 रुपयाचे ज्यावेळेला हे झालं तसं त्याचं ह्याच्यामध्ये दादा छत्रपतीचं डिफेन्स मध्ये चांगलं होतं. त्यांचं पॅनल सगळे निवडून डिफेन्स फॅक्टरी डिफेन्स मध्ये. तर ह्या 2 बलाढ्य संघटना होत्या. त्याच्यामुळे आमचा अनेक संघटनाच्या कामगार कार्यकारिणी संबंध आला. कामगारही मिळाले आम्हाला त्यात. आणि मग आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी असे काम शिकलेले म्हणजे ऍक्टिव्ह कार्यकर्ते असे तयार केले. कामगार का ताकत बढ़ गया. सभी जगह इधर स्ट्राइक उधर स्ट्राइक. तो जब भी उन्होंने क्या किया कामगार को तोड़ने के लिए, पहला तो मैं बोला टेल्को वाले ने को मान्यता देके ऑफिस बनाया. ये एक हो गया. दूसरे कि वर्कर करके जो ये था तो मैं कामगार है वो नहीं अभी वो सोच चला नहीं कंपनी को निकालने का था. तो कंपनी ने क्या किया अलग अलग सेमिनार चालू किए. सेमिनार कि अभी 8 दिन कंपनी के 25 वर्कर सेमिनार उधर अच्छे लेक्चरर लाने के. तो वो लेक्चरर भी ऐसा कि तुम कंपनी के खिलाफ बोलेंगे तो भी चलेगा. ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो तो पैसा कंपनी देती है उनको. कौन क्या है वो रिपोर्ट तो उसको देने का है और टीचर को. तो और वर्कर भी क्या है वर्कर को पैड देने का फाइल पेन पेंसिल सब. तो वर्कर जाने का मैं एक मैनेजमेंट का एक हिस्सा हो गया. मी एक मॅनेजमेंट मधला हिस्सा व्हायला लागला. मला विचारलं मला याच्याबद्दल प्रोडक्शन बद्दल मला विचारतात म्हणजे तो बाकीच्या तुच्छ द्यायला लागला. मग त्याच्या दृष्टीने तुच्छ कोण झाले कंपनीमध्ये तो कॅन्टीन कामगार झाडू कामगार जे कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये जे भाई आहेत ते युनियन मध्ये घुसलेले आहेत. ही कंपनी घुसलेली म्हणजे एखादं लायसन्स रिव्हॉल्वर असलं आणि एक बोलेरो काय सुमो गाडी असली 5-6 जण त्याच्यामध्ये बसवायची आणि गाडीच्या पुढं वगैरे कुठली संघटना असं ते नाव ते कंपनीच्या गेटवर जायचं. तिथल्या कामगारांमध्ये दहशत तयार करायची. आपला बोर्ड लावायचा आणि युनियन एंट्री करायची. अशी परिस्थिती सगळीकडे. आणि कामगार सुद्धा नोकरीला घाबरतोय कारण जसं गिरणी कामगारांनंतर एक हे झालं लोकांमध्ये भीतीच वातावरण तसं टेल्कोच्या संपानंतर पुण्यात झालं की टेल्को सारखा संप शिरडला गेला. तुमचं काय ही परिस्थिती आहे. भाई किसी ने सुनी तो इस चीज में क्या सुनेगी सरकार. मतलब बेसिकली तो लॉस तो देखिए काफी हो रहा है. इतने टाइम बंद था उसके बाद भी अभी जब चालू हुआ है तो ये उसका ऐसा लग रहा है कि नहीं के बराबर ही है. पर्टिकुलर इस लाइन से जितने भी हम लोग की रोज बात होती है सबकी यही हालत है. मतलब सैलरी निकालना भी बहुत नहीं है और इतना वर्किंग कैपिटल भी नहीं है. तो छोटा उद्योग है. जो ये सडनली लॉकडाउन होने की वजह से जो क्रेडिट था मार्केट में हम लोगों को क्रेडिट काफी चलता है. इंडस्ट्रीज में है फैब्रिकेशन. करेक्ट फैब्रिकेशन वाले लगभग जो है सब यूपी बिहार गाँव होते थे सब चले गए. सही बात. अब वो वैसे भी उसमें से 80% लोगों का आने की कोई गारंटी नहीं है. वो जो हम लोग का क्रेडिट था 80% उसमें से हम लोग का जो क्रेडिट था वो हम लोग ने उसको डाल दिया जीरो अपना गया. अब नहीं है पूरा खत्म. पूरा क्रेडिट अब वो नहीं. आप देख रहे हो जौनपुर जाने के लिए काफ़ी मात्रा में यहाँ पे बस में आप देख रहे हो कि लोग बस से आए हैं ट्रेन से जाने के लिए. सोशल डिस्टेंस के नाम पे सरकार ने किस तरह से धज्जे उड़ाए आप देख सकते हो. सरकार सोशल डिस्टेंस की बात करती है लेकिन खुद जब लोगों को ला रहे हैं तब सोशल डिस्टेंस नहीं है ना ही किसी के कोरोना के बारे में या हेल्थ के बारे में सोचा जा रहा है. आप देख रहे हो पूरा बस एकदम खचाखच भर के जा रही है. पिछले 4-5 घंटे से लोग यहाँ पे खड़े हैं. काफ़ी तेज़ धूप है और यहाँ हमारे जो वॉलंटियर्स है वो उनको चकली चिवड़ा
कुछ लोग बिस्किट्स दे रहे, कुछ लोग उनको इलेक्ट्रो पाउडर दे रहे, क्योंकि इनका यहाँ कुछ खाने की सुविधा नहीं है। और करीबन 3 बजे यहाँ से जौनपुर के लिए अभी ट्रेन निकलने की संभावना है, और लोगों को अभी तक पता नहीं कि असलियत में कितने बजे निकलेगी। यहाँ से अभी एक ट्रेन जो है वो वाराणसी के लिए चली गई, और हम देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे, महिलाएं हैं, ये लोग सब धूप में बैठे हुए हैं, इनके लिए कुछ छाव की व्यवस्था भी नहीं है। कोविड-19 के दौरान सरकार ने जो सबसे बड़ी भूल की वो ये थी कि सरकार ने तनिक सोचा भी नहीं कि हमारे देश में जो 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, हमारे देश में लगभग 23 करोड़ के लगभग जो प्रवासी मजदूर माने जा रहे हैं, उन तमाम प्रवासी मजदूरों के भोजन का क्या होगा, उन तमाम प्रवासी मजदूरों के आवास का क्या होगा, उन तमाम प्रवासी मजदूरों के रोजगार का क्या होगा। और एकदम से उन्होंने तालाबंदी की घोषणा कर डाली, जिसकी वजह से मजदूर सड़क पर आया, जिसकी वजह से मजदूर को मौत का मुंह देखना पड़ा, जिसकी वजह से आज मजदूर मजबूर है पुलिस की लाठियां खाने के लिए। आज मजदूर मजबूर है सरकार का गुलाम बनने के लिए। मिर्जापुर से ग्राम लेड़ू, जिला पोस्ट मिर्जापुर है। हम लोग यहाँ फंसे हैं। हम लोग का ना यहाँ का सरकार कोई मदद दे रही है ना वहाँ का सरकार। हम लोग पैदल जा रहे हैं, 3 महीने से फंसे हैं। और जो लाया था हमारे गांव का था धोखेबाज, उसका नाम था बेचूलाल। हम लोग को फंसा दिया इधर। एमन साल कंपनी में थे, एयरपोर्ट में कोई हम लोग को सुविधा नहीं दिया। वहाँ एक बेला खाना खाते थे, एक बेला नहीं। और हम लोग को कैसे कैसे बाहर निकले, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। यहाँ भी अभी पैदल चल रहे हैं। डीसी के पास जा 15 दिन से हम लोग चक्कर मारते मारते हम लोग का हालत बिगड़ गया। डीसी यहाँ का नहीं सुन रहा है। 1 मई से बोलता है ये कागज है, वो कागज जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ का सब ऐसे ही हम लोग को फजूल का फंसा के रखा है। सोच रहा है मजदूर चला जाएगा तो काम कौन करेगा। हम लोग के मजदूर की वजह से काम चलता है, फिर भी हम लोग का काम आता है। ये लोग पूरी सरकार के हम बोलते हैं। सुभाष मेरा नाम है और हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जिला मिर्जापुर, ग्राम लेड़ू के हैं। यहाँ 22 तारीख से लॉकडाउन जब से लगा है, आए थे काम करने के लिए, और हम लोग 10-11 बंदे हैं। जब से लॉकडाउन लगा तब से हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब हम पैदल जा रहे हैं घर। What we see as an impact on workers and the reason why they left cities in such large numbers is not something that is just because of COVID or because of lockdown. It's actually, in a way, an amplification of what was already existing. Firstly, the nature of work that people do that are employed, it's totally informal and casual. The minute the lockdown was announced, their wages were terminated almost at once. Okay. Also, what was due to them for previous weeks or months may not have been paid at all. Secondly, most workers, especially migrants, live in very, very squalid conditions. Okay, they live in small rooms, overly congested because they're trying to save rent, or they will sleep in the open on pavements, under flyovers, or in public parks, or they would make small temporary kind of settlements. सर हमारी हालत तो देखो, हम कैसे जी रहे, कैसे क्या कर रहे हैं। सर हमारी हालत देखो। सर हमें ना पहुँचने का बिस्तर, ना रहने का ठिकाना, दुग्गी लगा के बसेड़ा करते हैं। सर हम कितने कोरोना वायरस से वजह से सर हम भी भूखे, हमारे बच्चे भी भूखे। सर अब जाके हमें 1 महीने का राशन मिला, हम भी खुश रहेंगे, हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे। और कड़ी से कड़ी बहुत से हमें धन्यवाद हो। बहुत से हमारे गरीब वासियों के लिए बहुत सी दुआएं हैं। सर हमें इतना 1 महीने का राशन मिला। धन्यवाद। आटा चावल सब कुछ मिला है, तेल सब मिला है, और गरीबों का पेट भरा। आपको बहुत ही धन्यवाद है सर जी। थैंक यू सर जी। छोटे छोटे बच्चे हमारे भूखे मर गए थे, आपके सारे से हमारे बच्चे आराम से खा रहे हैं।
वर्किंग पीपल्स चार्टर एक राष्ट्रीय स्तर पे एक नेटवर्क है जो मजदूरों के साथ काम करता है और पूरे भारत में करीब करीब 22 राज्यों में आज के समय में 150 से ज्यादा संगठन, ट्रेड यूनियन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इस नेटवर्क के पार्ट हैं। जिस प्रकार से मजदूर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सड़कों पे चलते हुए दिखे हैं, सड़कों पे मर रहे थे, उनके पास खाना नहीं था, उनके पास घर नहीं था, महिलाएं, बच्चे, सब लोग, वो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमने कोविड के सामने देखा हो कि वो कोविड की वजह से हाईलाइट हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये व्यवस्था पिछले 2-3 दशकों से, 20-30 सालों से हिंदुस्तान में हम लेबर मार्केट में, श्रम बाजार में देख रहे हैं और पूरे देश में सिमिलर व्यवस्थाएं हैं। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई रोजगार न होने के कारण से सारे मजदूर डिस्ट्रेस कंडीशन में, बहुत बुरी हालत में वो माइग्रेट करते हैं, वो आते हैं और जैसे ही वो अपनी स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, वो उसी वक्त उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है। दे बिकम सिटीजनलेस। उनको कोई नहीं पूछता है, ना उनकी पहचान, ना उनका रोजगार, बिल्कुल उनका कोई सिटीजनशिप राइट्स है ही नहीं। आप कहीं भी देख सकते हैं। The reason why there is an increase in inequality under a neoliberal regime is because there is an increase in the relative size of percentage of persons who are unemployed, underemployed, semi-employed, partially employed in the total workforce. If there is a rise in the reserve army of labor, then one implication it has is that the real wage rates do not go up. But at the same time, labor productivity is increasing. Therefore, there is a rise in the share of the non-wage income, that is, of the surplus in total output. Since the income of the capitalists and all the other professionals who live off capitalism, like lawyers, accountants, and so on, advertising agencies, are all derived from the surplus. A rise in the share of surplus basically means a rise in the share of total income, which is going to the better off segments of the population. At the same time, the fact that the reserve army of labor increases in relative size implies that the number of persons who actually do not get this real wage rate also increases. Now, the reason why the reserve army of labor increases in relative size relative to the total workforce is, well, there are a number of reasons. The first, of course, is that under neoliberalism, the government support to peasant agriculture and to the petty production sector is withdrawn, because of which that sector increasingly runs into a problem of viability. And what is more, you also have encroachment of big capital into that sector, which also tends to reduce, relatively speaking, the incomes of the peasantry, incomes of petty producers, and so on. So there is an assault on them. And so they migrate to cities in search of jobs. Now, this is why there is a rise in the relative size of the reserve army of labor, and that's the cause of the increase in inequality that we actually observe under neoliberalism. A generation of women now has grown up in the neoliberal context,
and we have to see what is being happening to women's work in that sense. I think there are two issues there. The first and most important one is that women's workforce participation rates in our country have been falling over this period. I think we have to focus on sheer unemployment which women face today. And if you look at all sections of women, whether it's the working poor, or whether it's the slightly more educated, even the middle class women, even women, I would say technical workers for instance, or women who are even professionals, I think a large number of women actually face unemployment. The second thing is, of course, the whole question of informality, and I don't think we should just say informality anymore, because now I think what is formal and what is informal itself has become a question. And I think there is a greater and greater informalization of the formal sector. And I think therefore we have to use the word precarity, which is I think a better word in that sense, that most of women's work has become precarious. It's there today and gone tomorrow. And whether you're an IT professional or whether you're a manual worker, I think women are the first to go. And I think the third point of women's labour, which again remains unaddressed, is the whole question of double work. I think it came to the fore during the pandemic times, when this whole question of work from home, became the catchword. And then you realize that women are always working from home and in the home. And there is no socialization of this double burden. Childcare remains a big issue. And again, during the pandemic times, especially now that children are not going to school, how to manage that. And it's not just a problem for the middle class. I'm saying it's a problem for the working women from the poorer sections as well, because how do they manage when especially they don't even have other means of, like creches, paid childcare, and this is in general I'm saying. So I think these are general issues of women's work in India which have been brought to the fore, A, by the women's movement, 2, by feminist scholarship, which has actually unraveled many aspects of women's work and labour. And I think, we must give credit to that they have brought home all these points. But little has been done in terms of policy as far as women's work is concerned. राहिली म्हणजे बरेचशी कामं तरी केले, एखाद्या 2 कामावरनीच बोलावले, त्याच्यामुळे खूप हाल होत आहेत. घर चालण्याचा प्रॉब्लेम किती, म्हणजे घर भाडं, मुलांचे हाल होत आहेत, खाण्यापिण्याला माणूस खर्चाला खूप बघायला लागलाय आता, म्हणजे की हे नको करायला, ते नको करायला, हे नको आणायला, ते खाऊ घालू नको, हे नको, कारण की पैसाच नाही ना, पैसा आणायचं कुठं कामं गेल्यामुळे, तो प्रॉब्लेम होतोय करोना. मी तरी 20-25 पर्यंत कमवत होते लॉकडाऊनच्या आधी. त्याच्यानंतर मला काय आता 6-7 हजारच पगार भेटतो, त्यामध्ये भाडंच जाते आमचं 6,500 रुपये. तर खाली राहता येत का, हा प्रॉब्लेम. तर मोठा मुलगा तसा आहे की कमी बुद्धीने, त्यामुळे तो वेड्यासारखा वागतो जास्त. म्हणजे ह्या लॉकडाऊनमुळे त्याला बाहेर जाता येत नाही, खेळायचा प्रॉब्लेम होतो, चिडतो सारखं. पोरांना टीव्ही बघायला लागतं, मोबाईल लागतो. हे जरा वेगळं जास्तच होतंय ना मुलांसाठी, की घरात बसून त्यांना किती त्रास होतो. जे विषय आहेत त्याचे क्लासेस मोबाईल वरती ऑनलाईन चालू होते ना, ते क्लासेस बंद झाले की त्याच्यासाठी फी भरा म्हणायला लागली 10,000 रुपये. लॉकडाऊन मध्ये आणायचे कुठं एवढे पैसे ना, शाळा बंद झाली. हो, म्हणजे बंदच झाला क्लास, ठेवलंच नाही त्या लोकांनी, कट केलं. जे लॉकडाऊनच्या आधी जे कामं होते ना ते नंतर गेले, त्या म्हणजे लोकांनी पैसे द्यायला पाहिजे होते, कारण की लॉकडाऊन मध्ये कामं म्हणजे घर चालणार कशी ना.
तर त्या मालकीनींनी डायरेक्टली काय बोलल्या की नाही आम्हाला पेमेंट द्यायला परवडत नाही, आम्ही दिवाळी नंतर कामाला बाई लावू. तोपर्यंत गरिबांनी करायचं काय ना. आपको क्या पेंशन मिलती है ना? आपको पेंशन मिलनी चाहिए ना? हाँ सरकार की तरफ से? सरकार मिलने चाहिए। हाँ, पर मिलती नहीं है। नहीं मिलते हैं, हमारा कुछ नहीं दिया है, कपड़ा भी लू, खाना भी लू, सब चीज भी लू, मरव करे थी, कुछ नहीं, कखनी मरव कखनी तेरव, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला है। तो ये जो सरकार अभी कुछ तो ही लेना The name of the organization is Ajivika Bureau, and we are headquartered here in South Rajasthan, in the city of Udaipur. The work is across Rajasthan and Gujarat and Maharashtra. So we work mainly in the migration corridor, the Western India migration corridor. We are a labor organization. We mainly provide solutions and support to migrant workers who travel long distances from rural areas of Rajasthan into Gujarat and Maharashtra. We work with construction workers, with workers in the manufacturing sector, with head loaders, with hotel workers, agriculture labor. In early days, we offered an ID card, an identity card to migrant workers. We were probably the first to think of that kind of solution. This was in 2004-2005. But later, our work expanded to include legal aid for migrant workers who are facing wage losses or denial of wages or forced kind of retrenchment or physical abuse or bondage at workplace. एक दरी मिला सिर्फ आधा कटा हुआ। हाँ, बाथरूम भी नहीं साफ हो रहा है, बाथरूम तो सप्ताह से साफ नहीं होता है, सैनिटाइजर का 8 दिन से इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, गंदी जंगिया कुछ नहीं मिला है, साबुन खत्म हो गया, साबुन भी खत्म हो गया, तेल साबुन खत्म हो गया, खत्म हो गया, थोड़ा सा छींटी चलने वाला है वो 15 दिन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद जो है ना वीडियो बना करके इसको जो है ना वायरल करेंगे। रोड पर हम लोग रोड जाम करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे लगता है नहीं, लाइट का व्यवस्था रहता है, जनरेटर बुझ जाता है, ये लोग बहुत तकलीफ दे रहा है हम लोग को यहाँ। आप लोग रोड पर जाके क्या करेंगे? घर चले जाएगा, नहीं तो नारा लगाएंगे। अच्छा, जब सरकार सब कुछ दे रहा है, हम लोग को मिल रहा है क्यों नहीं? इधर उधर तो दूध पिला रहा है, हाजीपुर को जबरपुर तरफ यहाँ दाल भात खाली से सिवाय जो है ना दूसरा खाना ही नहीं मिलता है, तो रोटी 8 दिन तक अभी तक रोटी नहीं मिला हम लोगों को, दोनों टाइम चावल ही मिल रहा है। भैया हमारे पास भी राशन कार्ड नहीं है। तो दिल्ली सरकार तो ऑनलाइन कह रही है कि सबको हम बताते तो हम करने नहीं आता है, तो हम लोग कैसे करें? हमारे गांव भर में राशन आते हैं, बोलते हैं उनसे, तो बोलते हैं कि देख दे के मुंह देख दे के सबको दे देते हैं, हम लोग को देते नहीं है। हाँ दीदी, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या बोला? राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिला, 1 महीने से घर बैठे पड़े हैं, तो खाने के लिए 6 बच्चे मेरे पास। तो दिल्ली सरकार तो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी दे रही है। नहीं, अभी हम लोग के पास 1 रुपया का कोई सामान नहीं आया, अन्य 1 रुपया की जरूरत से मिला, 500 रुपया बोले 22 में आया, वो भी नहीं आया। Already we are seeing this minus 23% decline in the growth rate of our economy. One can imagine how it is going to play out in the in the years to come. I'm sure. I don't even think it's a question of 6 months or a year. It will have very long-term effect. And in a situation where women have already been facing unemployment, the recession is going to be disastrous. I think we are going to see higher and higher levels of unemployment, and more women going into more precarious work. Wage rates, I think, are going to fall, or definitely not going to rise. And I think that as a result, more and more women are going to become impoverished. And if you think that, if you see that women actually contribute more than 90 to 95% of their income to the household expenses, then I think that whole impact is now going to be seen in terms of general levels of malnourishment of children or women themselves, and a decline, I would say, in the standards of life, whether it's their health, whether it's their education.
our cities are sharply divided between the privileged and the not privileged. Okay, look at the conditions in which our working people live. That absolutely has to change, and cities cannot continue to be this in this binary of comfort and services and infrastructure, and just labor colonies that are just pools of extraction. Right? Everybody has to move forward together. You can't leave one large mass of people behind, especially in cities. यहाँ पे काम करते हैं। हाँ, पर आप वापस नहीं चले गए? नहीं, अभी तो नहीं गए, अभी हाल फिलहाल ऐसे किए। हाँ, तो जाने का सोच रहे हो पर? जाने का तो अभी सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं। कहाँ से है? कहाँ से? बिहार छपरा। और आप वापस क्यों नहीं गए? वापस क्यों नहीं गए? वापस जैसे अभी मैं आए थे लॉकडाउन में, पहले मेरे पास और पैसा किसके लिए? मजदूरों के लिए है। तो यहाँ पे काम मिल रहा है? हाँ, काम मिल रहा कर रहे हैं आप। Migrant workers are a subset of a larger class of informal workers, and vulnerability is linked to informality. It just so happens that the migrant workers occupy a large segment of the lower parts of the informal work pyramid. But one must not lose sight of the larger extent of vulnerability which informal workers as a whole have been faced with during the pandemic and the crisis. I'm very optimistic on one front that this crisis has put migrants and their problems and their hardship right in the center of our public discourse. Okay, everybody is talking about them. The middle classes are talking about them. Media is full of stories. I think, and there is a very positive kind of citizen engagement with the issue. So as soon as the lockdown was announced, hundreds of people came out, thousands of people came out to support. Many helplines were set up. Even today, there are all kinds of networks that are still active and still looking at what to do for this community, for these people. I sort of joined them, I think, around the month of May. It kind of scared me because I was like, okay, social distancing ka kya, and sanitizing and masks, and people were all living together. There were different organizations bringing food, helping them. It was raining from time to time, so they had to seek shelter under whatever, like a tree and parking areas, etc. And that's when I realized the depth, the gravity of this issue. There were pregnant women, there were women who just had babies, there were old men, there were old women, there were people who were sick, not COVID as such, but someone with a fracture who had to get to Orissa. And I actually went there just to help for a day. I had no plans of going back, but it's like opening Pandora's box, like this. I mean, I was fooling myself, I think. I told my friends, no, I'll come, I'll help you guys. I can sit and write their names, take their Aadhaar card numbers down, telephone numbers down. If you need help, like booking tickets, I can do that. But yeah, I kept going back till we saw that the last bus for Jharkhand left just, I think, a week and a half ago. In India, during the period of neoliberal reform, starting 1991, there has been a very sharp increase
in income inequality. And again, all the factors which I mentioned have actually made themselves felt during this period. We know that incomes of peasant agriculture and petty production sector, that is craftsmen, fishermen and so on, have really dropped sharply. Agriculture has ceased to be more or less a profitable entity. You find large numbers of peasants who have left land and gone to urban areas in search of employment. And you, of course, find more than 3 lakh peasant suicides over this period because the peasants take loans, are unable to pay back, and because of that, many of them have committed suicide. So the fact that peasant agriculture and in general the sector of petty production has been under drastic squeeze is again very clear during this period. This is very different from what was happening earlier. Likewise, the fact that the number of jobs being generated has gone down is again very clear, because earlier we had a GDP growth rate in India that was about 3.5 to 4%, but compared to that GDP growth rate, the employment growth rate was about 2% per annum. Now, by now, I mean not during the pandemic or during the last year, but say prior to that, we actually used to have rates of growth which were 7% or even sometimes more than 7% GDP rates of growth. But on the other hand, employment growth rate was actually 1%, which was actually less than the employment growth rate in the earlier period, during the period of Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, and so on. I think it's a choice we made many years ago about how we want to govern our economy, and about how profit and surplus in this country will be distributed. And certainly we're a distorted capitalism kind of economy. A lot of successful economies that are based on that are capitalist in nature have very strong socialist kind of protection networks, right? I mean, a lot of Europe is based on very strong ideals of socialism. Anytime soon, we're not moving to a more egalitarian kind of a society. Also, because our labor kind of reality is very closely linked to our social reality. Who are our workers? Right? They are from a certain social strata. Until our attitudes and our notion of privilege and discrimination changes socially, we will not be bringing long-term changes on the side of our labor markets. I also feel that in this reality, that the workforce having been created because of rural distress, it is probably time to revisit and combat rural distress itself. At least at this time, I think there is one more opportunity, one more need to kind of revisit the ideas of rural advancement. The Manrega Act actually has a provision whereby 30% of the work days that are available to the family, that's 100 days, so 30 days out of 100, let's say, should be for the women in that household, because it's a household rationing or a household quota. So what we've seen is that ever since Manrega started, it was actually dominated in many states by women. Because as I said, that women find it easy to access that kind of work. They do not migrate out, and it's locally available. And so women have been using the Manrega, so as to say. But what one sees apparently in these pandemic times is that because there has been such a return migration back into rural areas, it is now men who have also started accessing the Manrega. And two things are happening there. One, I think that the demand for Manrega has gone up.
So there is in fact a demand that 100 days work under Manrega should now be increased to 200 days. Yeah. But commensurate with that, I think we also need to see, make sure that women continue to access Manrega, because there are reports coming out that now there has been a decline in the women's share of work days under Manrega. But there should be an increase in the number of days of work available, and with that it should be ensured that women are also included. Otherwise, as usually happens, in any situation, the women who are made the kind of victims of this kind of policy. So that needs to be looked at more. एक देश एक बाजार, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक नागरिकता की बात हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो एक देश और एक मजदूर की बात क्यों नहीं हो रही है, और उसके पीछे की साजिश हमको समझ में आती है। साजिश बहुत क्लियर है, साजिश बिल्कुल साफ है कि अगर कोई भी मजदूर कहीं जाता है काम करने, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, जहां जाते हैं काम करने, दक्षिण के राज्यों में जाते हैं या पश्चिम के राज्यों में जाते हैं, जैसे ही आपने उनको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, आपने उनको चिन्हित किया कि हाँ ये मजदूर है, ये हमारे यहाँ काम करते हैं, तो आपको उनकी पूरी मजदूरी देनी पड़ेगी, आपको उनकी पूरी सामाजिक सुरक्षा देनी पड़ेगी, आपको जो भी उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, जो उनके वर्कर्स राइट वो देने पड़ेंगे। और ऑफ कोर्स ये कोई नहीं चाहेगा, अगर इसको देने से कहीं ना कहीं आपका जो मुनाफा है, जो आपके लालच से जो आपका मुनाफा बढ़ रहा है, वो मुनाफे का एक बड़ा शेयर आपको उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने में खर्च करना पड़ेगा। और ये पूरी जो व्यवस्था है, जो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें पूरी राजनीतिक मंच, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था जो मिलकर काम करती है, वो ये व्यवस्था कभी होने नहीं देगी। पूरी जो आप ये जो पहचान की राजनीति है, जहां पे उसका किस राज्य से वो आया है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो लेबर मार्केट में, इसका गंदा स्वरूप हमने देखा। अगर हम आज भी नहीं सुधरे, अगर हम आज भी इसके ऊपर हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले समय में इसका हम गंदा और बदसूरत चेहरा देखने वाले हैं। मैं उदाहरण देता हूँ महाराष्ट्र की, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे संगठन हमारी पंचायत में, और मैं देखता हूँ कि जितने मजदूर जिनकी हालत हमने देखी अभी कोविड के टाइम पे, आप चले जाइए पूरे मुंबई से लेकर के पूरे पश्चिम महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, पिंपरी, चिंचवाड, सुमाटणे, नरहे, सातारा, सांगली, इचलकरंजी, सोलापुर, कोल्हापुर, ये पूरा बेल्ट में आप चले जाइए, जितने भी मजदूर काम करते हैं, ये सारे मजदूर दलित हैं या आदिवासी हैं या फिर मुसलमान हैं, जो समाज के बिल्कुल हाशिए पे जो लोग खड़े हैं। हम बोलते हैं समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो मार्जिन पे खड़ा है, ये सब है। लेकिन जो लोग पहचान की राजनीति के साथ काम करते हैं, जो दलित आंदोलन के साथ काम करते हैं, क्या उनका पोजीशन क्या है, उनका रुख क्या होना चाहिए? क्या उनका ये रुख, अगर किसी कोई मजदूर अपनी मजदूरी मांगता है और उसके मारपीट होती है, उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती है, उनकी जो हालत खराब है, क्या इसके ऊपर में जो ये आंदोलन काम कर रहे हैं जाति के सवाल पे, पहचान के सवाल पे, क्या उनका मुद्दा नहीं बनता है? क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम जाति का सवाल आता है तभी हम खड़े होते हैं, लेकिन जब मजदूरों का सवाल आता है, उनके इकोनॉमिक राइट्स का सवाल आता है, तो बिल्कुल हम चुप हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में जितने भी आंदोलन हैं, चाहे वो दलितों पे काम करते हो, चाहे आदिवासियों पे काम करते हो, चाहे हम माइनॉरिटीज पे काम करते हो, चाहे यूनियंस में जो लोग काम करते हैं इकोनॉमिक राइट्स में काफी सालों से, आज के समय में अगर हमको इस नव उदारवादी व्यवस्था, इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर में जो शोषण हो रहा है काफी सालों से, और अभी जो हमने कोविड में देखा एक गंदा चेहरा, उस शोषण को अगर हमको सही में जड़ पे संरचनात्मक स्ट्रक्चरल तरीके से अगर हल करना है, तो सारे सामाजिक आंदोलनों को, चाहे वो इकोनॉमिक राइट्स पे काम करे, चाहे वो सोशल राइट्स पे काम करे, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स पे काम करे, उन सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, वरना तो हम आगे कहीं नहीं जाने वाले।